हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बालाजी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा लेक्चर रहेगा दुग्ध विज्ञान के ऊपर। अपन दुग्ध विज्ञान स्टार्ट करेंगे आज। अगर हम दूध के बारे में बात करें तो अगर भारत की बात की जाए कि दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूध उत्पादन में भारत का फर्स्ट स्थान है। कौन सा स्थान है? फर्स्ट स्थान। दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर आता है। उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में, राजस्थान दूध उत्पादन में कौन से स्थान पे आता है? तो राजस्थान दूध उत्पादन में सेकंड रैंक है। राजस्थान की रैंक कौन सी है? सेकंड रैंक है। फर्स्ट रैंक है उत्तर प्रदेश की। भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है ना, ये ध्यान में रखना है, आपको याद रखें। भारत की फर्स्ट रैंक है। जो दूध उत्पादन में अगर रैंक की बात करें तो विश्व के अंदर भारत की प्रथम रैंक है। अगर दूध उत्पादन की हम बात करें तो जो 2018-19 में आंकड़ा था 187.7 मिलियन टन। कितना था? 187.7 मिलियन टन, जो बढ़कर कितना हो गया है? 198 है ना। कितने मिलियन टन हो गया? 198.4 मिलियन टन। जो 2019-20 की बात करें, अगर 2019-20 का आंकड़ा पूछे तो कितना है? टोटल जो मिल्क प्रोडक्शन है इंडिया का वो 198.4 मिलियन टन है। और ये भी आपको पूछ सकते हैं तो 2018-19 में कितना है? 187.7 मिलियन टन था। उसके बाद हमने बात की भारत में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है ना। प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। अगर राजस्थान की बात करें तो हम इसमें है 23.67 मिलियन मेट्रिक टन है ना। राजस्थान के उत्पादन की बात करें तो 23 मिलियन मेट्रिक टन है दूध उत्पादन राजस्थान का। और फर्स्ट रैंक की बात करें तो किसकी है? उत्तर प्रदेश की फर्स्ट रैंक है ना, ये आप ध्यान में रखें। फर्स्ट रैंक पे उत्तर प्रदेश है और हमारा राजस्थान में वो सेकंड स्थान पे है। नेक्स्ट अगर हम राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में प्रथम कौन है, राजस्थान में फर्स्ट स्थान पे जयपुर है ना। राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो राजस्थान में जो मिल्क प्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट रैंक है वो किसकी है? जयपुर की है ना। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय डेयरी निगम। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना की बात करें तो 13 जनवरी 1970। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? 13 जनवरी 1970। ये आप याद रखें ना इसको, 13 जनवरी 1970 ये स्थापना वर्ष का ध्यान में रखें। जनवरी 1970 में भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई। उसके बाद राजस्थान डेयरी निगम की अगर बात करें, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम है ना, इसकी स्थापना पूछ लेते हैं कई बार, कब हुई है? 1975 में। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में हुई। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके अनुसार प्रति व्यक्ति को कितने दूध की आवश्यकता होती है? तो कितने की होती है? 300 ग्राम। 300 ग्राम दूध है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को चाहिए है ना। ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अनुसार है ना, ये ध्यान में रखें, आप पूछते हैं इसको ना। 300 ग्राम कितनी है? 300 ग्राम मात्रा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को आवश्यक होती है अकॉर्डिंग टू ICMR। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में 2019-20 के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर उपलब्धता की बात करें ना, वो तो हो गई आवश्यकता की बात। अगर उपलब्धता की बात करें तो कितना भारत में 407 ग्राम है ना। कितना? 407 ग्राम मिल्क प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध है ना। कितना है उपलब्धता? 407 ग्राम। जो इंडिया की बात कर रहे हैं अपन है ना। भारत में अगर पूछा जाए आपसे कि प्रति व्यक्ति कितनी उपलब्धता है दूध की है ना, तो भारत के अंदर कितनी है? 407 ग्राम। यही अगर अपन देखते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में यही कितनी है? 870 ग्राम है ना। कितनी है? 870 ग्राम। अगर सर्वाधिक हम बात करें इंडिया के अंदर तो पंजाब में ये सर्वाधिक है ना, लगभग वहाँ पे 1180 ग्राम तक है। ये कितनी है? 1180 ग्राम तक। कहाँ पे? पंजाब में है ना। अपने राजस्थान की अगर बात करें तो ये है 870 ग्राम। कितनी है? 870 ग्राम। ये आप याद रखें। भारत की अगर बात की जाए तो भारत के में है 407 ग्राम उपलब्धता है, जबकि जो हमारा राजस्थान है उसमें कितनी है? 870। कितनी है? 870 ग्राम। और अगर सर्वाधिक की बात करें तो पंजाब में है लगभग 1180 ग्राम है ना। उसके बाद बात करें हम राजस्थान में टेट्रापैक संयंत्र। टेट्रापैक संयंत्र कहाँ पे स्थित है ना, ये पूछ लेते हैं तो कहाँ पे? जयपुर में। ये कहाँ पे है? जयपुर में। राजस्थान की अगर आप बात करें राजस्थान में टेट्रापैक संयंत्र कहाँ पे स्थित है, तो ये है जयपुर में।
राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है ना, जो ये RCDF है ना, RCDF, ये स्थापना वर्ष पूछते हैं इसका, क्या पूछते हैं? स्थापना वर्ष। तो इसका है 77, 78 और ये जयपुर में, कहाँ पे है? जयपुर में स्थापना हुई इसको, इसकी 1977, 78 के अंदर, और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है? जयपुर में। ये कहाँ स्थापित हुआ? जयपुर में, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं श्वेत क्रांति की। श्वेत क्रांति के बारे में आप सब जानते हैं, किससे रिलेटेड है? दूध उत्पादन से, है ना। श्वेत क्रांति है वो दूध उत्पादन से रिलेटेड है, जो ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ था, है ना। और ये इसके अगर जनक की बात करें तो कौन है भारत में इसके जनक? वर्गीस कुरियन, है ना। वर्गीस कुरियन वो है व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक है। अगर हम इसकी बात करें शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, कहाँ पे है ये? NDDB कहाँ है? आनंद गुजरात, है ना। आनंद गुजरात के अंदर है, वहाँ से ये इसकी शुरुआत हुई, और ये शुरुआत होती है 1970 में। कब हुई? 1970। शुरुआत का ध्यान में रखें, आपको पता है ऑपरेशन फ्लड कब चला था? कब चला था? 1970 में चला था। और अगर इसके चरणों की बात करें तो ये 3 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में हुआ था ऑपरेशन फ्लड? 3 चरणों में हुआ था। फर्स्ट चरण की अगर बात करें तो 1970 से 1980 में जो प्रथम चरण था ऑपरेशन फ्लड का, प्रथम चरण 1970 से 1980 में हुआ, जबकि जो सेकंड चरण था कब हुआ? 1981 से 85 तक। जो सेकंड चरण था वो 1981 से 85 तक। जो सेकंड चरण है वो 1981 से 85। आप ध्यान में रखें ना, कौन सा चरण कब है, ये चीज़ें पूछी जाती है। तो जो तृतीय चरण है वो है 1986 से 96। जो तृतीय चरण था वो 1986 से 96 तक चला था। इस प्रकार ऑपरेशन फ्लड की हमने बात की। ऑपरेशन फ्लड का अगर उद्देश्य देखें तो मैंने आपको जैसे बताया था, उद्देश्य क्या है इसका? ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य दूध से रिलेटेड क्रांति थी, ये जो श्वेत क्रांति थी। और ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य देखें तो दूध का ओवरऑल क्या था? दूध को बढ़ाना, है ना। दूध की वृद्धि के लिए ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। दुग्ध उत्पादन बढ़ाना जिससे कि ग्रामीणों की आय में वृद्धि हो, है ना। ऑपरेशन फ्लड का क्या था? दुग्ध उत्पादन बढ़ाना जिससे कि ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी, है ना। और जब दूध का उत्पादन बढ़ेगा तो ग्रामीण ही दूध उत्पादन करते हैं ज़्यादा, और बड़े स्तर पे भी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और जो राष्ट्रीय, एक क्वेश्चन बताएं आप, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? आता है किसी को? कमेंट करें जिसको आता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, और एक है विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस का पता है? विश्व दुग्ध दिवस जिसको पता है वो कमेंट करें। नीरज, आवाज आ रही है क्या? मैं नो इंटरनेट, अब तो वापस चालू हो गया। नो इंटरनेट आके बंद हो गया, हो गया अब तो ठीक है, ठीक है। आ रही है आवाज़, अब तो बंद हो गया। हाँ, तो हमने बात की किसकी? ऑपरेशन फ्लड के बारे में बात की। इसमें अपन ने देखा क्या है? दुग्ध उत्पादन के लिए, दुग्ध उत्पादन की वृद्धि के लिए, ना। डे पूछे थे मैंने कौन कौन सा?
एक तो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और एक विश्व दुग्ध दिवस। दोनों के लिए कमेंट करें जिसको आता है। विश्व दुग्ध दिवस अभी अभी निकला है। जब आ रहा है तो आंसर क्यों नहीं देते हो? विश्व दुग्ध दिवस है वो तो है 1 जून को, लेकिन जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। वो क्यों मनाया जाता है, किसी को पता है? 26 नवंबर को क्या है? 26 नवंबर को मनाया जाता है इस दिन, क्या है ये बताए कमेंट करके जिसको पता है वो। 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? उस दिन क्या है? बर्थडे है किसका? डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है ना। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व दुग्ध दिवस है वो 1 जून को मनाया जाता है ना। ये इस दिन वर्गीस कुरियन का जन्मदिन है ना, 26 नवंबर को मनाया जाता है वर्गीस कुरियन के जन्मदिन के दिन। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख डेयरियों के बारे में ना। पहली डेयरी है राजस्थान की गंगमूल डेयरी। कौन सी है? गंगमूल डेयरी, गंगानगर मिल्क यूनियन लिमिटेड है ना। क्या है? गंगानगर मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो जिसका क्या नाम है? गंगमूल डेयरी बोलते हैं जिसको अपन, है ना। क्या बोलते हैं? गंगमूल डेयरी। ये कहाँ पे है? नाम से ही पता चल रहा है आपको, कहाँ है? गंगानगर में है ना। गंगमूल डेयरी नाम से ही गंगानगर, कहाँ पे है ये? गंगानगर के अंदर। जो राजस्थान में प्रमुख डेयरियाँ हैं उनमें एक डेयरी है गंगमूल डेयरी। गंगमूल डेयरी कहाँ पे है? गंगानगर में। उसके बाद हम बात करते हैं वरमूल डेयरी की, है ना। वरमूल डेयरी कहाँ पे है? यह है वेस्ट राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसका नाम क्या है? वेस्ट राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड। और ये है कहाँ पे है? जोधपुर, जालौर, रानीवाड़ा, है ना। जोधपुर, जालौर और रानीवाड़ा, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं उरमूल डेयरी की। कौन सी? उरमूल डेयरी। उरमूल डेयरी है ये कहाँ पे है? बीकानेर में। उरमूल डेयरी है वो, ये कहाँ पे डेयरी है इसका ध्यान में रखना आपको ना। उरमूल डेयरी कहाँ पे है? बीकानेर में। ये है उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्या है? उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड है डेयरी। उसका क्या नाम है? उरमूल। उरमूल बोलते हैं, इसका नाम क्या है? उरमूल डेयरी। उरमूल डेयरी है वो बीकानेर में, ये ध्यान रखें। उसके बाद अगर पेटेंट की बात करें तो जो उरमूल डेयरी है वहाँ पे किसके दूध का पेटेंट है? ऊँट के दूध का। किसके दूध का? ऊँट के दूध का। नेक्स्ट हम बात करते हैं पद्मा डेयरी की, है ना। पद्मा डेयरी अजमेर में है और ये जो पद्मा डेयरी है वो अपने राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है। कौन सी है? सबसे पुरानी डेयरी। ये पूछ सकते हैं आपसे कौन सी डेयरी सबसे पुरानी डेयरी है राजस्थान में, तो पद्मा डेयरी राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है। कौन सी है? पद्मा डेयरी। पद्मा डेयरी है कहाँ पे? ये ध्यान में रखना, अजमेर है और ये सबसे पुरानी डेयरी है। उसके बाद हम बात करें सरस डेयरी, जो लगभग आप सब लोग जानते हैं, कहाँ पे है? जयपुर में। सरस डेयरी का कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं गौशाला। ये हमारी प्रमुख 4-5 ही डेयरियाँ हैं ना, ये ध्यान में रख ले थोड़ा। गंगमूल डेयरी गंगानगर, वरमूल डेयरी जोधपुर और ये इससे रिलेटेड जो भी क्षेत्र है वहाँ पे। उसके बाद उरमूल डेयरी है वो बीकानेर। अगर आपको ऊँट के दूध के पेटेंट के बारे में पूछा जाए तो वो उरमूल डेयरी के बारे में है ना। उरमूल डेयरी का नाम है उसके लिए। उरमूल डेयरी में किसके दूध का पेटेंट है वहाँ पे? तो अगर दूध के पेटेंट के लिए पूछा जाए, ऊँट के दूध के पेटेंट के लिए, तो ये है उरमूल डेयरी। उसके बाद पद्मा डेयरी महत्वपूर्ण है। क्यों? इसमें ये सबसे पुरानी डेयरी है ना। पद्मा डेयरी है वो अजमेर में है और सबसे पुरानी डेयरी है पद्मा डेयरी। उसके बाद सरस डेयरी लगभग सब जानते हैं, जयपुर में, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं गौशाला बोर्ड। गौशाला बोर्ड की स्थापना 1949 में हुई। कब हुई? गौशाला बोर्ड की स्थापना 1949 में हुई। ये ईयर ध्यान में रखना है आपको, 1949, है ना। के बाद हम बात करते हैं दुग्ध उत्पादन के बारे में। दुग्ध उत्पादन मतलब दुग्ध उत्पादन में सबसे पहले हम देखते हैं दूध क्या है। तो दूध क्या है? वैसे तो आप सब जानते हैं, इसकी डेफिनेशन बताएं तो क्या है इसकी डेफिनेशन?
स्वस्थ जो मादा पशु होते हैं उनके वत्स जनन के 15 दिन पूर्व और वत्स जनन के 15 दिन पूर्व और 5 दिन पश्चात, कितने 15 दिन तो पूर्व और 5 दिन पश्चात, ये आपको ध्यान में रखना है ना। वत्स जनन के 15 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व, ये ध्यान में रखे 15 दिन पूर्व, और जो उसके बाद 5 दिन बाद, कितने दिन बाद, ब्याने के जो 5 दिन बाद जो दूध होता है लेक्टियल क्षरण, उसको क्या कहते हैं, दूध कहा जाता है ना। ब्याने के 5 दिन बाद जो लेक्टियल क्षरण, यानी पूरी डेफिनेशन देखें तो स्वस्थ पालतू पशुओं से वत्स जनन से 15 दिन पूर्व तथा 5 दिन पश्चात, 15 दिन पूर्व और 5 दिन पश्चात, ये ध्यान में रखना आपको ना। जो लेक्टियल क्षरण प्राप्त होता है उसी को दूध कहा जाता है। क्या कहते हैं, दूध कहते हैं उसको, है ना। ये दूध की डेफिनेशन है, नॉर्मल ध्यान में रखना, बस आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है ना, कितने कितने दिन का है वो। उसके बाद हम बात करते हैं भैंस और गाय के दूध के रंग की। तो ये आप लोगों को पता है क्या है, भैंस के दूध का रंग सफ़ेद होता है। अब किस कारण होता है दूध के रंग का सफ़ेद किस कारण होता है रंग, भैंस का दूध सफ़ेद केसिन के कारण, है ना। किसके कारण होता है, केसिन के कारण। जबकि जो गाय है, गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। कैसा होता है, हल्का पीला होता है। वो किसके कारण होता है, केरोटीन के कारण, है ना। जो पीला रंग है वो केरोटीन के कारण होता है। अगर सफ़ेद रंग की हम बात करें तो सफ़ेद रंग होता है भैंस के दूध का केसिन के कारण, ये आप याद रखें। उसके बाद अगर गाय के पीले दूध की बात करें तो गाय का हल्का पीला होता है ना। कैसा होता है, हल्का पीला, हल्का सा, मतलब ये देखें जैसे आप बिल्कुल क्लियर वाइट दिख रहा है, इसमें हल्का सा पीलापन है ना, हल्का सा पीलापन होता है, ज़्यादा नहीं होता है। और जो गाय का घी होता है वो भी आपने देखा होगा, अगर देसी गाय का घी है तो वो पीले रंग का होता है। अब इसका पीले रंग का कारण क्या है, केरोटीन। इसको याद रखना है, क्या कारण है इसका, केरोटीन। जो दूध है वो, गाय का दूध हल्का पीला होता है, उसके रंग का अगर बात करें तो केरोटीन के कारण होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण दूध में न्यूनतम वसा कितनी होती है, 3.5%। अगर पूर्ण दूध है तो उसमें वसा की बात की जाए तो 3.5% होती है। जबकि जो एसएनएफ होता है वो 8.5, कितना होता है एसएनएफ, इसमें 8.5% होता है। 8.5% एसएनएफ होता है पूर्ण दूध के अंदर। अब एसएनएफ क्या होता है, सॉलिड नॉट फैट, है ना। सॉलिड नॉट फैट यानी वसा रहित जो ठोस पदार्थ होता है वो होता है एसएनएफ। तो ये दोनों आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं। अगर पूर्ण दूध है तो उसमें वसा, मतलब न्यूनतम वसा, ज़्यादा तो होती है लेकिन अगर न्यूनतम का आंकड़ा है तो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 3.5% न्यूनतम वसा होनी चाहिए। और उसके बाद अगर एसएनएफ की बात करें तो 8.5 होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं दूध में विटामिन, है ना। विटामिन कौन से पाया जाता है, दूध में विटामिन ए है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद और तत्व की बात करें तो कैल्शियम और फॉस्फोरस, क्या पाया जाता है दूध में, कैल्शियम और फॉस्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हम आयरन की बात करें तो मिल्क में आयरन की कमी होती है, आयरन की कमी होती है ना मिल्क में, मिल्क के अंदर आयरन नहीं होता है, आयरन की कमी होती है। और विटामिन सी की अगर बात करें तो विटामिन सी भी मिल्क में बिल्कुल न के बराबर या नहीं, मतलब न के बराबर कम होता है। जैसे आप बात करें ऊँट के दूध की, तो ऊँट के दूध में विटामिन सी होता है और ज़्यादा मात्रा में होता है। क्या ऊँट के बारे में हमने पढ़ा था, ऊँट में विटामिन सी होता भी है और ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन बाकी दूध में बिल्कुल कम होता है ये ना। विटामिन सी की कमी मान सकते हैं आप इसमें बाकी दूध में। ताज़ा दूध की अगर अम्लता की बात करें तो ये होती है 0.12 से 0.14%, है ना। 0.12 से 0.14% अम्लता है तो वह दूध कैसा है, ताज़ा दूध है ना। इससे अगर धीरे धीरे जब अम्लता बढ़ती है तब क्या होता है, दूध खराब हो जाता है ना। जब ज़्यादा अम्लीय हो जाता है तो दूध जैसे गर्म करते हैं तो फटता है वो, है ना। अगर अम्लता बढ़ जाती है तो इसकी हम बात करें तो अगर 0.3% अम्लता कितनी हो जाए, 0.3% अम्लता होने पे दूध क्या होता है, फट जाता है। जब हम गर्म करते हैं ना दूध को तो वो फट जाता है। अगर उसकी अम्लता बढ़ जाती है तो वो फट जाता है। तो अगर नॉर्मल हम अम्लता देखें कितनी होनी चाहिए, 0.12 से, अगर ताज़ा दूध है, शुद्ध ताज़ा दूध है तो उसकी अम्लता होनी चाहिए 0.12 से 0.14%, है ना। इतनी अम्लता ही होती है शुद्ध की, उसके बाद बढ़ती है और जब वो 0.3% हो जाती है तो दूध फट जाता है ना। दूध फटता है कौन सा, जब अम्लता बहुत बढ़ जाती है, यानी 0.12 से 14 है और उसमें क्या होता है 0.3 तक पहुंच जाती है। कहाँ तक, 0.3 तक पहुंच जाएगी तो वो दूध क्या होगा, खराब हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं दुग्ध ग्रंथि। दुग्ध ग्रंथियाँ क्या काम करती है, दुग्ध ग्रंथियाँ है वो नाम से ही पता चल रहा है। दुग्ध ग्रंथियाँ क्या होती है, दुग्ध का संग्रहण करती है ना। संग्रहण होता है दुग्ध ग्रंथियों के
अंदर। और अगर हम इसकी क्षमता की बात करें तो एक के अंदर कितना 500 से 600 ml दूध संग्रहित हो सकता है। कितना हो सकता है? 500 से 600 ml दूध ग्रंथि में 500 से 600 ml दूध इकट्ठा करने की क्षमता पाई जाती है। तो ये ध्यान में रखें आप, अम्लता का याद रखें अच्छे से, है ना, पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद दुग्ध ग्रंथियों की अगर कैपेसिटी देखें तो आप 500 से 600 ml। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूध में वसा एवं एसएनएफ का वैधानिक मान। ये क्या होता है कि वैधानिक मान अलग अलग स्टेट के हिसाब से डिसाइड है ना, डिसाइड किए हुए हैं। जो हमारे राजस्थान के वैधानिक मान है वो इस प्रकार से है, राजस्थान के लिए, है ना, राजस्थान हेतु वैधानिक मान है ये। राजस्थान हेतु दूध के जो वैधानिक मान है वसा और एसएनएफ। अब हम बात करते हैं इनकी। तो अगर गाय की हम बात करें तो गाय के लिए जो वसा परसेंट है वो कितना होना चाहिए? 3.5% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अगर गाय की बात की जाए तो गाय के लिए जो वैधानिक मान है राजस्थान के लिए वो है वसा का 3.5%, और इसमें एसएनएफ होना चाहिए 8.5। एसएनएफ कितना है? वैधानिक मान की अगर बात करें गाय की तो उसमें वसा 3.5% और जो एसएनएफ है वो 8.5 होना चाहिए, है ना, 3.5 और 8.5 गाय के लिए। यही अगर हम भैंस की बात करते हैं तो भैंस के लिए जो दूध में वैधानिक मान है वसा का तो है 6%। कितना है? 6%। जबकि एसएनएफ होता है वो 9 होना चाहिए। कितना होता है? एसएनएफ 9 होता है। इसमें जो भैंस है भैंस के वसा में प्रतिशत तो होता है वैधानिक मान में 6, और जो एसएनएफ है या सॉलिड नोट फैट जिसको हम बोलते हैं वो कितना है? 9। उसके बाद हम बात करते हैं बकरी और भेड़ की। बकरी और भेड़ में कितना होना चाहिए? वसा प्रतिशत होनी चाहिए बकरी और भेड़ के दूध में 3%। कितनी होनी चाहिए? 3% वसा होनी चाहिए। एसएनएफ की अगर बात करें तो 9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एसएनएफ 9 होना चाहिए। इस प्रकार से आप ये सब ध्यान में रखें। गाय का आपको जैसे पता है गाय के वसा भी कम होती है ना दूध में, भैंस के तो ज़्यादा होती है। गाय का 3.5 क्राइटेरिया रखा हुआ है, एसएनएफ 8.5 रखा हुआ है, और भैंस और बकरी भेड़ का इनका जो एसएनएफ है वो तो सेम है, और इनकी जो वसा प्रतिशत है वो 6 और 3 है ना। इसको याद रखना, इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, है ना, मिल्क के प्रकार। अलग अलग जो मिल्क के प्रकार है जिसमें अवेलेबल होता है दूध, टोन्ड मिल्क होता है, डबल टोन्ड होता है, सेपरेटा होता है ना। तो सबसे पहले हम बात करें अगर टोन्ड मिल्क की, क्या कौन सी मिल्क की? टोन्ड मिल्क की। टोन्ड मिल्क में अगर वसा की बात की जाए तो टोन्ड मिल्क में वसा होती है वो 3% होती है। कितनी होती है? 3%। टोन्ड मिल्क है उसमें अगर वसा पूछी जाए आपसे तो कितनी बताएंगे? 3% वसा होती है। टोन्ड मिल्क में वसा प्रतिशत 3% वसा, और एसएनएफ होता है वो 8.5। टोन्ड में कितना होता है? एसएनएफ 8.5। दोनों ध्यान में रखने, आपको वसा भी ध्यान में रखनी है और एसएनएफ भी ध्यान में रखना है। और आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये डबल टोन्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। डबल टोन्ड के बारे में पूछा था पिछली बार कि इसमें वसा कितनी होती है, ये पूछा गया था, है ना। तो आप इन सबको, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड, सेपरेटा, सबको अच्छे से याद रखना है। टोन्ड की हमने बात की, टोन्ड में होता है 3%। नाम से देखें आप, टोन्ड और डबल टोन्ड। अब ये नाम से तो डबल टोन्ड है लेकिन इसमें वसा है ना, इसमें कम है ना, ये ध्यान में रखें आप कि नाम इसका डबल टोन्ड है लेकिन इसमें तो होती है वसा कम। और जो टोन्ड मिल्क होता है ये इस प्रकार से मार्केट में अवेलेबल होता है ना। टोन्ड मिल्क आपने देखी हुई भी होगी, थैली वगैरह टोन्ड मिल्क की इस प्रकार की होती है। टोन्ड मिल्क में वसा होती है 3% और एसएनएफ होता है 8.5। उसके बाद हम बात करते हैं डबल टोन्ड की। तो डबल टोन्ड में क्या होता है? वसा होती है वो 1.5% ही होती है। कितनी होती है? 1.5% वसा होती है। जो डबल टोन्ड मिल्क है उसमें अगर वसा की बात की जाए तो 1.5% वसा होती है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आप अच्छे से सारे प्रकार के जो वसा प्रतिशत है वो अच्छे से ध्यान में रखें। तो डबल टोन्ड में एसएनएफ वो कितना होता है? 9 होता है। एसएनएफ 9। उसके बाद हम बात करते हैं सेपरेटा की, है ना। सेपरेटा या सपरेटा जिसको बोलते हैं, स्किम्ड मिल्क होता है। ये स्किम्ड मिल्क कौन सा होता है? इसको आप वसा रहित मिल्क भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वसा रहित दूध, है ना। वसा रहित दूध कैसे? इसमें वसा मतलब बिल्कुल या तो नहीं होती है या रह जाती है तो कितनी? 0.5 से भी कम। कितनी होती है? 0.5 से भी बहुत कम, या न के बराबर बिल्कुल, है ना। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? वसा रहित दूध भी बोला जाता है। इस दूध को क्या बोलते हैं? वसा रहित दूध। स्किम्ड मिल्क की बात करें अगर वसा की तो 0.5% से कम, है ना। या आपको ऐसे भी बोला जा सकता है कि वसा रहित दूध कौन सा होता है, तो कौन सा बताओगे?
सपरेटा दूध है ना, सपरेटा या इसी को सेपरेटा बोलते हैं, या इंग्लिश में बोला जाए तो स्किम्ड मिल्क, ये भी लिखा हुआ आ सकता है आपके ना, स्किम्ड मिल्क। अगर इस तरीके से लिख दे तो आपको इंग्लिश में इसका नाम ध्यान रखना है ना, इस तरीके से स्किम्ड मिल्क भी लिख दिया जाता है इसको ना, कभी कभी सेपरेटा ना लिख के और स्किम्ड मिल्क भी लिख देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्टैंडर्ड मिल्क। स्टैंडर्ड मिल्क में कितना होता है, स्टैंडर्ड मिल्क में अगर वसा की बात करें तो वसा होती है इसमें 4.5%, और एसएनएफ होता है 8.5%। जो स्टैंडर्ड मिल्क होता है उसमें वसा होती है 4.5% और एसएनएफ होता है 8.5%, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं एक फुल क्रीम मिल्क। फुल क्रीम मिल्क भी आता है ना मार्केट में, आपने देखा होगा फुल क्रीम मिल्क। फुल क्रीम मिल्क, फुल क्रीम मिल्क की अगर हम बात करें तो फुल क्रीम मिल्क के अंदर वसा ज़्यादा होती है। कितनी होती है, वसा 6% होती है, और एसएनएफ की बात की जाए तो 9, इसका जो एसएनएफ है फुल क्रीम मिल्क का वो 9 होता है। वसा की बात करें हम अगर फुल मिल्क की तो 6%। एसएनएफ इसमें 9 होता है ना, वसा होती है 6% और एसएनएफ होता है 9। तो इनमें से आपको कोई सा भी पूछ सकते हैं ना, कभी भी कोई सा भी, जैसे मार्केट में जो दूध अवेलेबल है उनके बारे में, टोन, डबल टोन, या फिर जो सेपरेटा होता है उसके बारे में, या फुल क्रीम के बारे में पूछ लेते हैं ना। तो सबके बारे में आपको इनकी वसा प्रतिशत और ये जो एसएनएफ है सबका ध्यान में रखना है ना, तो अच्छे से इसको याद करना है, इसके क्वेश्चन पूछते हैं। एक बार रिवाइज कर सकते हैं हम, देखें टोन्ड मिल्क है उसमें 3% तो वसा है और एसएनएफ है 8.5। उसके बाद हमने बात की डबल टोन्ड की। डबल टोन्ड की वसा का क्वेश्चन सुपरवाइजर में पूछा हुआ है, 1.5% वसा, इसमें कितनी है, 1.5%। उसके बाद हम बात करें एसएनएफ, तो एसएनएफ कितना होता है इसका, 9। जो डबल टोन्ड मिल्क है उसका एसएनएफ पूछा जाए तो 9 होता है। इसके बाद बात करें अगर सेपरेटा की, सेपरेटा को स्किम्ड मिल्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्किम्ड मिल्क। जो मार्केट में पाउडर मिलता है ना दूध का, स्किम्ड पाउडर, वो स्किम्ड पाउडर ही होता है। जो वसा रहित दूध होता है उसी का जो पाउडर बनता है, जैसे ये देखें आप पैकेट, ये ऐसे पैकिंग में आते हैं, तो स्किम्ड मिल्क पाउडर है ना, मिल्क पाउडर जो मिलता है स्किम्ड मिल्क पाउडर। उसके बाद सेपरेटा की हमने बात की। उसके बाद फुल क्रीम मिल्क। फुल क्रीम मिल्क में कितनी होती है वसा, 6% होती है ना, इसमें ज़्यादा होती है फुल क्रीम में। उसके बाद स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें होती है 4.5%। तो इसमें एक क्वेश्चन तो ये बैठता है कि वसा रहित दूध कौन सा है, कौन सा है वसा रहित दूध कौन सा है, तो स्किम्ड मिल्क या सेपरेटा, कौन सा है, स्किम्ड मिल्क या सेपरेटा। और कभी कभी इसको सेपरेटा भी, हिंदी में सेपरेटा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको ना, इसी को लिखते हैं, इसी को सेपरेटा, सेपरेटा या फिर स्किम्ड मिल्क बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूध का संगठन। तो दूध के संगठन मतलब दूध में कौन कौन से अवयव उपस्थित होते हैं। तो दूध में जनरली आप जानते हैं क्या क्या होता है, जल होता है, वसा होती है, प्रोटीन होती है, खनिज लवण होते हैं, लैक्टोज होता है ना। इस प्रकार से बहुत सारे अवयव दूध के होते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं जल की। तो दूध में अलग अलग जाति के अनुसार अलग अलग, मतलब जैसे गाय का अलग, भैंस का अलग, सब में अलग अलग मात्रा दूध की, पानी की पाई जाती है। दूध के अंदर जो मात्रा है पानी की वो अलग अलग पशु में अलग अलग पाई जाती है। जैसे हम बात करते हैं गाय की, तो गाय के दूध में अगर पानी की बात की जाए तो 87% गाय के दूध में पानी पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बकरी की। बकरी के भी 87%, लगभग 87% तक पानी होता है दूध में। ये जनरली आप सबको पता है। भैंस का दूध गाढ़ा होता है, गाय बकरी का दूध पतला होता है। तो पतला है तो उसमें पानी ज़्यादा होगा, तो ये इस हिसाब से उन दोनों में 87 होता है। उसके बाद अगर हम बात करें भैंस की, तो भैंस आपको पता है कि भैंस का होता है दूध गाढ़ा, है ना, तो उसमें होता है 82%। कितना होता है, भैंस के दूध में 82% पानी होता है। और यही अगर नॉर्मल हम बात करें एवरेज की, तो 80 से 90% कितना होता है, सबकी हम एवरेज बात करें तो 80 से 90% तक दूध में पानी होता है ना। अलग अलग डिपेंड करता है कि पशु कौन सा है, लेकिन अगर जनरल बात की जाए तो दूध में औसतन पानी की मात्रा होती है 80 से 90%। के बाद हम बात करते हैं फैट की। वसा जो है
दूध में जो वसा होती है वो सबसे अधिक घटने बढ़ने वाला है तत्व है ना। जो अवयव, दूध के अवयव में अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा अवयव है जो सबसे अधिक घटता बढ़ता है, तो वो कौन सा है? वसा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें आप। सबसे अधिक घटने बढ़ने वाला अगर अवयव पूछा जाए तो वो वसा है, जबकि सबसे कम घटने और बढ़ने वाला अवयव कौन सा है? लैक्टोज। सबसे कम जो घटने बढ़ने वाला है वो लैक्टोज है, जबकि सबसे अधिक की हम बात करें, दोनों का ध्यान में रखें, आप पूछ लेते हैं सबसे अधिक दूध में घटने बढ़ने वाला अवयव कौन सा है, तो ये वसा है। वसा भी डिपेंड करती है पशुओं के ऊपर, पशु के हिसाब से अलग अलग होती है वसा सब में। उसके बाद अगर बात करें दूध में वसा होती किस रूप में, तो ये होती है वसा निलंबन के रूप में, यानी कि सस्पेंशन के रूप में। गोलिकाएं जो बन जाती है ना वसा की, कभी कभी आपने देखा हो तो दूध के ऊपर वसा की गोलिकाएं तैरती हुई दिखती है ना, वही होती है वसा। तो क्या होता है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि किस रूप में होती है ना, ये किस रूप में होती है, तो दूध में जो वसा है वो निलंबन के रूप में होती है, या इसको इंग्लिश में भी याद रखें सस्पेंशन के रूप में, है ना। सस्पेंशन के रूप में दूध में वसा होती है। उसके बाद हम बात करते हैं दूध का, जैसे आप सब जानते हैं मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण तो वसा से ही होता है ना, फैट % निकालते हैं, उसके अनुसार पर नंबर के हिसाब से मूल्य दिया जाता है। तो जो है वसा, उससे क्या होता है, मूल्य निर्धारण वसा पे आधारित होता है। ये जनरल चीज़ें आप लोग सब जानते हैं कि जो मूल्य निर्धारण होता है, दूध का मूल्य निर्धारण वो वसा के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी वसा होगी उतना अधिक मूल्य होगा दूध का। उसके बाद हम अगर बात करें 1 ग्राम वसा से, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है ना, 1 ग्राम वसा से जो ऊर्जा मिलती है कितनी मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी। कितनी मिलती है? 1 ग्राम वसा से ऊर्जा की बात की जाए तो 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और वसा में, वसा जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? ADE है ना। तो ADE है वो वसा में घुले हुए रहते हैं। जब ये फैट सोल्यूबल है तो वसा में घुले हुए रहेंगे, है ना। वसा के अंदर ADE घुले हुए रहते हैं। तो वसा के बारे में आप देख ले, ये तो आपको अच्छे से इसको तो ध्यान में रखे ही, अधिक घटने वाला बढ़ने वाला है ना। उसके बाद सस्पेंशन के रूप में, ये भी अच्छे से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। वसा किस रूप में पाई जाती है, तो ये है आपका निलंबन या सस्पेंशन के रूप में। उसके बाद मूल्य निर्धारण, जो जनरल चीज़ है, आप सब लोग जानते हैं कि दूध का जो है मूल्य निर्धारण वसा पे आधारित होता है। और जो डेयरी वाले और वो होते हैं, आपको पता है फैट % निकाल के और फिर दूध लेते हैं ना, तो उसी के हिसाब से रुपए देते हैं। और ये 1 ग्राम में कितना, मतलब वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, ध्यान में रखें थोड़ा, 9.3 किलो कैलोरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्य प्रोटीन के बारे में। बात करें तो प्रोटीन में मुख्य प्रोटीन कौन कौन सी है इसमें? दूध में केसिन होती है, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। जो मुख्य अगर प्रोटीन की हम बात करें मिल्क में, तो केसिन होती है, जिससे कि क्या होता है, दूध का कलर सफ़ेद होता है। उसके बाद बात करें तो कौन कौन सी? एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है ना, ये मुख्य प्रोटीन है इसकी। दूध की मुख्य प्रोटीन पूछा जाए तो ये है केसिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। उसके बाद हम बात करें ये दूध में जो प्रोटीन है ना, वो तो सस्पेंशन के रूप में थी वसा। अब प्रोटीन के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस फॉर्म में, तो ये होता है कोलोइडल फॉर्म में। किस में होता है? प्रोटीन दूध में कोलोइडल फॉर्म में पाया जाता है। कौन सी फॉर्म में पाया जाता है? कोलोइडल फॉर्म में। अगर इसको हिंदी में आप देखें तो पायस के रूप में ना, प्रोटीन और पायस। तो आप ये भी दोनों नाम ध्यान रखें। इंग्लिश का भी कभी कभी पायस ना लिखा हुआ, आपको नहीं लिखा हुआ मिले और कोलोइडल फॉर्म ही मिल जाए, है ना। तो कोलोइडल भी ध्यान में रखना है आपको। और पायस, इसको हिंदी में पायस बोला जाता है। दूध में जो प्रोटीन है वो इस फॉर्म में रहता है, पायस के फॉर्म में, है ना, या फिर कोलोइडल फॉर्म में। उसके बाद अगर प्रोटीन का निर्धारण किस विधि से किया जाता है ना, कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्रोटीन कैसे निकाला जाता है, तो वो आपकी विधि का नाम है जेल-डोल विधि। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन निकाली जाती है, उसको मतलब उससे फिर प्रोटीन निकाला जाता है ना। इसकी यह विधि होती है जेल-डोल विधि, या इसी का नाम होता है पाइनेस विधि का। इसको क्या बोला जाता है? पाइनेस विधि भी बोलते हैं। पाइनेस विधि भी इसी का नाम है। और ये किसके लिए काम में आती है? प्रोटीन का निर्धारण करने की विधि अगर पूछी जाए तो ये है आपकी जेल-डोल विधि। के बाद हम पढ़ते हैं लैक्टोज को, है ना। लैक्टोज के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, क्या होता है लैक्टोज? एक तो होता है लैक्टोज का मतलब मेन चीज़ देखें आप तो दूध का जो मीठापन किसके कारण होता है ना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दूध में जो मीठापन है वो किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है?
लैक्टोज के कारण दूध मीठा होता है। जो दूध मीठा होता है, हल्का मीठापन दूध में लगता है, वो होता है लैक्टोज के कारण। लैक्टोज को हम बोलते हैं दुग्धम, है ना, इसी को क्या बोला जाता है, दुग्धम भी बोलते हैं। लैक्टोज को ही दुग्धम बोला जाता है ना, हिंदी में इसको दुग्धम भी बोला जाता है। और ये मेनली क्या है, जो दूध का मीठापन है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, दूध का मीठापन किसके कारण होता है, तो दूध का मीठापन है वो लैक्टोज के कारण होता है। और लैक्टोज क्या है, ये दूध का मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। दूध का मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन क्या है, लैक्टोज। तो लैक्टोज है वो डाइसेकेराइड शुगर है। क्या है, डाइसेकेराइड है। ये अब किससे मिलके बना हुआ है, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। किस किस का ये बना हुआ है, लैक्टोज है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, है ना, ये भी पूछ लिया जाता है आपसे। ये है डाइसेकेराइड है। अब डाइसेकेराइड है तो किस किस से बना हुआ है, ये लैक्टोज है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज। किस किस से बना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ये पूछा जाता है कभी कभी, है ना, इनका ध्यान में रखें आप। लैक्टोज किस किस से बनता है, तो ये है ग्लूकोज व गैलेक्टोज। के बाद लैक्टोज किस रूप में उपस्थित होता है दूध में, ये विलियन के रूप में, है ना, विलियन यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं नॉर्मली सॉल्यूशन बोला जाता है। तो जो लैक्टोज है वो विलियन या सॉल्यूशन के रूप में उपस्थित होता है दूध में। तो मेन लैक्टोज का आप ये ध्यान रखें ना, मीठापन, फिर ये है जो डाइसेकेराइड, और किस किस से बनता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज से। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों को मिलके क्या बनता है, लैक्टोज बनता है, इन दोनों से मिलके। तो डाइसेकेराइड है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखें भाई, डाइसेकेराइड है और इनसे मिलके बनता है। के बाद मैंने जैसे आपको बताया था, लैक्टोज क्या होता है, सबसे कम घटने बढ़ने वाला, है ना। वसा होती है वो सबसे अधिक घटने बढ़ने वाली है, जबकि जो लैक्टोज है वो सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव होता है। दूध का अगर सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव पूछ ले आपसे तो वो होती है लैक्टोज। उसके बाद हम बात करें, ये दूध में अस्थिर होती है। क्या होती है, अस्थिर होती है। अब लैक्टोज दूध में अस्थिर कैसे होती है, अस्थिर ऐसे होती है जैसे लैक्टोज दूध में उपस्थित होती है तो आपको पता है दूध में कई सारे बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। तो जो लैक्टोज होती है उसको बैक्टीरिया क्रिया करके और लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं इसको, है ना। इसीलिए क्या बोला जाता है, जो लैक्टोज है वो अस्थिर है। अस्थिर क्यों है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं दूध में वो इसको बदल देते हैं लैक्टिक अम्ल में, लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं ना, इसीलिए क्या है, ये अस्थिर है। लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं बैक्टीरिया। लैक्टोज है वो अस्थिर है। अस्थिर क्यों, क्योंकि इसको जो दूध में जो भी बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं वो लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं ना, ये ध्यान में रखें आप। उसके बाद हम बात करते हैं, सामान्यतः गाय के दूध में लैक्टोज 4.9% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 4.9%। अगर हम पशुओं में बात करें तो पशुओं में जो भैंस का दूध है उसमें लैक्टोज अधिक पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, भैंस के दूध में, वो 5 से भी ऊपर पाया जाता है, 5.48, है ना। 5.48% किस में पाया जाता है, भैंस के दूध में, और गाय के दूध में 4.9% पाया जाता है। उसके बाद अगर मानव दूध की बात करें तो इसमें होता है 6.98% लैक्टोज। कितना होता है, 6.98। तो अगर आपसे पूछ ले कि पशुओं में सर्वाधिक लैक्टोज, पशुओं में सर्वाधिक लैक्टोज है वो भैंस के दूध में पाया जाता है ना, भैंस के दूध में पशुओं में सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं खनिज लवणों की, है ना। खनिज लवण ये किस रूप में होते हैं, ये देखें आप, विलयन, घोल या सॉल्यूशन के रूप में, है ना। इसी को बोलते हैं विलयन या फिर घोल बोल सकते हैं आप, या सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के रूप में खनिज लवण है दूध में उपस्थित होते हैं। उसके बाद हम बात करें इसमें कौन कौन से हैं तत्व, तो खनिज लवणों में मुख्यतः क्या, कैल्शियम और फॉस्फोरस, है ना।
दूध में क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस। आयरन की तो आपको पता है दूध में कमी होती है ना। इसमें अगर मुख्य अगर इसके तत्व की बात करें हम तो कौन कौन से हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है ना, जो अपने हड्डियों के लिए और अच्छा रहता है दूध, इसमें पाया जाता है कैल्शियम और फॉस्फोरस। इसके बाद हम बात करते हैं दूध में खनिज लवण कितने पाए जाते हैं, तो ये 1% से भी कम पाए जाते हैं। जो खनिज लवण है दूध में वो 1% से भी कम पाए जाते हैं। उसके बाद हमने बात की क्या, आयरन के बारे में। तो आयरन आपको पता है दूध में आयरन की कमी होती है, दूध में आयरन की कमी होती है, ये ध्यान में रखें आप, है ना। कभी कभी पूछ लेते हैं दूध में कौन से तत्व की कमी होती है, तो उसमें आपको कैल्शियम फॉस्फोरस सब दिए हुए होंगे, है ना, लेकिन अपना आंसर क्या रहेगा, आयरन, जिसको हम क्या लिखते हैं, Fe, है ना। आयरन है वो दूध में कमी होती है, इसकी अनुपस्थित होता है। उसके बाद हम बात करें विटामिन की। विटामिन में जो है दोनों प्रकार के विटामिन, एक तो है वसा में जो विलय होने वाले विटामिन से कौन कौन से हैं, ADEK जो है फैट सोल्यूबल विटामिन, वो दूध में उपस्थित होते हैं ना। हमने देखा था वसा में घुले हुए रहते हैं, ये कौन कौन से, ADEK जो वसा विलय है वो। उसके बाद हमने बात की जल विलय, जो जल विलय है वो B और C होता है ना, B और C इसमें उपस्थित होता है, लेकिन C को आपको पता है C की कमी होती है ना, कम होता है वो उसमें। उसके बाद हम बात करें अगर एंजाइम्स की, तो एंजाइम कौन कौन से होते हैं दूध में उपस्थित, लैक्टेज होता है। उसके बाद हम बात करें तो लाइपेज, प्रोटीएज, फॉस्फेटेज, एमाइलेज, है ना, ये सब, ये जो एंजाइम्स है वो सब दूध में उपस्थित होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लैक्टेज है, उसके बाद आपका लाइपेज है, प्रोटीएज है, फॉस्फेटेज है और एमाइलेज है। ये सारे एंजाइम्स है वो किसमें, दूध में उपस्थित होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल दूध के संगठन की, कि इसमें कितना % पानी पाया जाता है, कितनी % वसा होती है, कितना % प्रोटीन होता है और लैक्टोज कितना होता है। तो इन सब की अगर हम बात करें तो जो दूध में पानी, जैसे मैंने आपको बताया कि गाय के दूध में ज़्यादा पानी होता है, कितना होता है, 87%, है ना, ये अधिक है। इनमें अगर इन पशुओं में आप देखें जो हम नॉर्मली पालते हैं पशु, उनमें गाय का सबसे अधिक है, 87.10, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं वसा की, तो वसा है गाय में है 3.82%, कितनी है, 3.82% वसा गाय के दूध में होती है, एक एवरेज है ये। उसके बाद प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन गाय के दूध में होता है 3.58, कितना होता है, 3.58। उसके बाद हम बात करते हैं लैक्टोज की, तो लैक्टोज अगर गाय के दूध की बात करें तो गाय के दूध में 4.96, कितना होता है लैक्टोज, 4.96। उसके बाद बात करें भैंस की, तो भैंस में मैंने आपको बताया था गाय के कंपैरिजन में भैंस के दूध में पानी कम पाया जाता है, कितना पाया जाता है, कम पाया जाता है। और मैंने बताया था आपको 82, कितना है, 82, क्योंकि आपको देख के ही पता चलता है गाय का दूध पतला होता है तो पानी अधिक होगा, भैंस का दूध थोड़ा सा गाढ़ा होता है तो उसमें थोड़ी कम होगी मात्रा पानी की, 82%। उसके बाद अगर बात करें वसा की, तो वसा होती है भैंस में 7.38, कितनी होती है, 7.38। अगर हम बात करते हैं वसा की सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाए तो भेड़ के दूध में, है ना, सबसे अधिक तो है भेड़ के दूध में, लेकिन अगर सेकंड नाम आता है वो किसका आता है, भैंस का, है ना, कितनी है, 7.38, ये है सेकंड नंबर है इसका, है ना। ये फर्स्ट जो है भेड़ के दूध में सबसे अधिक वसा होती है। अगर सेकंड नंबर आपसे पूछा जाए तो 7.38 जो कि भैंस के दूध में होती है। उसके बाद हम बात करें भैंस के दूध में प्रोटीन, तो भैंस के दूध में प्रोटीन है 3.6%, कितना है, 3.6%। उसके बाद लैक्टोज की बात की जाए तो लैक्टोज मैंने आपको बताया था भैंस के दूध में अधिक होता है ना, अधिक होता है, कितना होता है, 5.48, कितना होता है, 5.48, जो कि सबसे इन जो हम पशु पालते हैं उन पशुओं में अगर सबसे अधिक की बात की जाए तो भैंस के दूध में ही होता है ना। ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ये लैक्टोज का ध्यान में रखें अच्छे से आप। उसके बाद बात करते हैं हम बकरी की, तो बकरी में पानी मैंने आपको जैसे बताया था बकरी का दूध भी पतला होता है तो इसमें पानी अधिक होगा, कितना है, 87%। उसके बाद हम बात करें अगर वसा की, बकरी के दूध में कितनी वसा पाई जाती है, तो वसा कितनी पाई जाती है बकरी के दूध में, 4.25, कितनी है, 4.25। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी अगर प्रोटीन की, बकरी में प्रोटीन है वो 3.52, कितना है प्रोटीन, 3.52%। उसके बाद अगर लैक्टोज की बात की जाए तो लैक्टोज कितना होता है, 4.27, कितना है, 4.27। उसके बाद अगर हम बात करें भेड़ की,
तो भेड़ के दूध में पानी है वो कम मात्रा होती है, पानी की कितनी होती है 80.5 है ना, कितनी होती है 80.5। भेड़ का दूध भी गाढ़ा होता है आप सब जानते हैं, तो इसमें भी जो है पानी कम पाया जाता है, कितना पाया जाता है 82%। उसके बाद हम बात करें वसा की, तो हमने जैसे पढ़ा था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो भेड़ का दूध है उसमें सबसे अधिक वसा पाई जाती है, कितनी पाई जाती है 7.9। उसके बाद भेड़ की हम प्रोटीन की बात करें तो भेड़ में प्रोटीन होता है 5.2 है ना, भेड़ के दूध में प्रोटीन भी अधिक होता है, कितना होता है 5.2, जो कि इन सबसे अधिक है। भेड़ में प्रोटीन की जो है वो मात्रा भी अधिक होती है, और वसा और प्रोटीन दोनों भेड़ के दूध में अधिक होता है ना, ये ध्यान में रखें थोड़ा, वसा और प्रोटीन है वो दोनों भेड़ के दूध में अधिक होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भेड़ के दूध के लैक्टोज की, तो भेड़ का दूध है वो लैक्टोज कितना होता है इसमें 4.6 है ना। बाकी तो आपको ये सब चीज़ें याद करनी है, लेकिन स्पेशली जिसका सबसे ज़्यादा है ना, जिसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा है, सेकंड स्थान पे जो है वो सब आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। बाकी आपको आंकड़े सारे याद करने हैं, लेकिन स्पेशली जो भाई सबसे ज़्यादा है ना, या सबसे ज़्यादा है कम है, तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है, तो उनको मोस्ट याद करें आप। उसके बाद हम बात करते हैं दूध का आपेक्षिक घनत्व। पहली बात तो ये है कि दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है वो किससे ज्ञात किया जाता है, पता है किसी को, कमेंट करें अगर पता हो तो। दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? लेक्टोमीटर से। किससे करते हैं? लेक्टोमीटर से। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है, या आपसे पूछ सकते हैं कि किससे करते हैं, तो ये ध्यान में रखें आप, लेक्टोमीटर से दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कितना होता है आपेक्षिक घनत्व दूध का, है ना, तो अगर ये औसत की बात की जाए तो 1.028 से 1.032 तक होता है, ये तो है औसत। औसत कितना है 1.028 से 1.032। उसके बाद अगर हम अलग अलग बात करें गाय की और भैंस की, गाय के दूध में होता है 1.028 से 1.032, कितना होता है 30, सॉरी एवरेज था 32 तक। उसके बाद गाय की बात की जाए तो 1.028 से 1.030 तक होता है। भैंस का थोड़ा सा इससे अधिक कितना होता है 1.030 से 1.032 होता है ना। ये एवरेज अगर आपसे पूछा जाए तो यही याद रखें। उसके बाद अगर अलग अलग पूछ लिया जाए तो अलग अलग इनका ये होता है। औसत है वो 1.028 से 1.032, और इसी से आप याद रख सकते हैं जो गाय का है वो थोड़ा सा कम, कितना 1.028 से 1.030 तक गाय का है, और 1.030 से 1.032 है वो किसका है, भैंस का। इसके बाद अगर हम खीस की बात करें तो खीस का अपेक्षित घनत्व होता है 1.04 से 1.08। कितना होता है खीस का? खीस का होता है अपेक्षित घनत्व, तो पूछ लेते हैं कभी कभी, कितना होता है 1.04 से 1.08। नेक्स्ट हम बात करें अगर वसा की, वसा का अपेक्षित घनत्व होता है 0.93। कितना होता है 0.93। वसा का भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, है ना, वसा का कितना होता है 0.93। उसके बाद अगर बात करें हम सेपरेटा दूध की, तो सेपरेटा दूध का होता है 1.037। कितना होता है 1.037। सेपरेटा दूध का अगर अपेक्षित घनत्व पूछा जाए आपसे तो ये होता है 1.037। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। दूध का संगठन जो है उसमें घटता बढ़ता रहता है, वो किस कारण से होता है? तो इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या होता है। पशु की जाति हो सकती है, और पशु का स्वास्थ्य हो सकता है, और उसके जो है मतलब ऋतु वगैरह भी हो सकती है, जो ऋतु परिवर्तन होता है ना उससे भी होता है, और पशु की आयु भी हो सकती है ना। इस प्रकार से अनेक फैक्टर होते हैं इसके। क्या क्या होते हैं? पशु की जाति हो सकती है, या पशु की नस्ल के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे हमने पढ़ा था पीछे, है ना, उसमें जो नस्लें होती है अलग अलग का अलग अलग होता है, तो पशु नस्ल के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। उसके बाद हम पशु को क्या आहार दे रहे हैं ना, आहार के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ऋतु परिवर्तन के ऊपर भी करता है डिपेंड, है ना। ऋतु परिवर्तित हो रही है तो कुछ ऋतुओं में पशु मतलब दूध में कोई चीज़ घटती बढ़ती रहती है, ऋतु के हिसाब से कंपोजिशन में भी फर्क पड़ता रहता है ना। दूध के कंपोजिशन में ऋतु के हिसाब से भी फर्क पड़ता है। उसके बाद हम बात करें पशु का स्वास्थ्य,
तो पशु का स्वास्थ्य अगर सही नहीं होगा तो अपने आप ही कम ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। कंपोजिशन है अपने आप ही चेंज हो जाएगा। अगर पशु का स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो उस हिसाब से तो चेंज होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पशु की आयु। पशु के आयु के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। उसके बाद बात करें ब्यात की अवस्था, है ना। ब्यात होते हैं, एक बात, दो बात, ब्यात, ऐसे अलग अलग ब्यात में अलग अलग कंपोजिशन होता है। उसके बाद हम बात करें दूध के संसाधन की, है ना। मिल्क की प्रोसेसिंग कैसे करें, मतलब मिल्क को ज़्यादा टाइम के लिए ऐसे रखने के लिए जो हम प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे हम कम टेम्परेचर पे भी रखते हैं, पास्चुराइजेशन भी करते हैं। उसके बाद हम बात करें स्टरलाइजेशन भी होता है ना। अलग अलग विधियाँ होती है दूध को संसाधित करने की, है ना। दूध का, मिल्क की जो प्रोसेसिंग करते हैं, क्या करते हैं, प्रोसेसिंग। तो इसमें सबसे पहली हमारी विधि है पास्चुरीकरण। क्या है, पास्चुरीकरण। अब पास्चुरीकरण विधि है तो इसका जो नाम है वो किससे उत्पत्ति हुई इसके नाम की। तो जो लुईस पास्चर थे, जो वैज्ञानिक थे लुईस पास्चर, क्या नाम था, लुईस पास्चर। जो लुईस पास्चर थे उन्हीं के नाम से पास्चुराइजेशन इसका नाम रखा गया, है ना। लुईस पास्चर के नाम से पास्चुराइजेशन इसको कहते हैं। इसके बाद हम बात करें, अगर इसकी मोटी मोटी हम बात करें तो पास्चुराइजेशन में क्या होता है, 100 डिग्री से नीचे, है ना, दूध को गर्म किया जाता है 100 डिग्री से नीचे के तापमान पर, है ना। 100 डिग्री से कम तापमान पे दूध को गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो दूध में बैक्टीरिया है, जो हानिकारक जीवाणु और होते हैं, वो उनकी वृद्धि या तो निष्क्रिय हो जाते हैं, वृद्धि रुक जाती है ना, नष्ट भी हो जाते हैं। लगभग इसमें देखें आपकी 99% तक बैक्टीरिया तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पूर्णतया नष्ट नहीं होता है ना, उनके जो स्पोर्स है वो जीवित रहते हैं। तो इसमें देखें आप, ये याद रखें, उसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि लुईस पास्चर के नाम से पास्चुराइजेशन या पास्चुरीकरण नाम इसको दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं, इस विधि में एक निश्चित तापमान पर दूध को गर्म किया जाता है, लेकिन इसमें आप ध्यान रखें ये टेम्परेचर होता है वो हमेशा 100 डिग्री से नीचे होता है। 100 डिग्री से अधिक हो तो क्या होता है, स्टरलाइजेशन, है ना। 100 डिग्री से अधिक स्टरलाइजेशन और 100 डिग्री से नीचे है तो पास्चुराइजेशन। इस विधि में जैसे मैंने आपको बताया क्या 99% तक जीवाणु तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके स्पोर्स जीवित रहते हैं ना। स्पोर्स जीवित रहते हैं, जैसे अपने दही बनता है ना, दूध का दही बनता है तो वो पास्चुराइज दूध का ही बनता है। उसमें जो है बैक्टीरिया वगैरह, वो जो आपको पता है बैक्टीरिया से ही वो क्रिया करते हैं लैक्टोज के ऊपर और फिर लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, और दूध को जमाने के लिए बैक्टीरिया जो लाभदायक होते हैं वो इसमें जीवित रहते हैं, है ना। वो 100% इसमें नष्ट नहीं होते हैं। इस क्रिया में क्या होता है, किण्वन को ये रोक देता है और दूध सुरक्षित रहता है ना। आपको पता है जनरली जब दूध खराब नहीं हो इसके लिए हम गर्म करके रखते हैं ना, उसको गर्म कर दिया। गर्मियों में आपको पता है जल्दी खराब होता है, तो कई लोग जैसे फ्रीज वगैरह नहीं हो तो उस दूध को दोबारा भी गर्म करते हैं ना, दोबारा भी गर्म किया जाता है। उसका पर्पज़ यही होता है कि जो उसमें हानिकारक बैक्टीरिया है वो निष्क्रिय हो जाते हैं ना, निष्क्रिय हो जाए या नष्ट हो जाए। पास्चुरीकरण की अगर विधियों की हम बात करते हैं तो फर्स्ट जो विधि है वो है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। क्या है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, यानी कम तापमान पे लंबे समय के लिए। ये लिखा हुआ है इसका, तो लो टेम्परेचर है ना, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। क्या है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। और इसको हिंदी में अगर बात करें तो कम तापमान पे लंबे समय तक, है ना, कम तापमान और लंबे समय तक, कम तापमान पे लंबे समय तक। में क्या करते हैं कि जो दूध है उसको कम तापमान पे, अब कम तापमान ये टेम्परेचर आपसे पूछ सकते हैं ना कि कितने टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर मतलब कितना टेम्परेचर, यानी 62 डिग्री, कितना है 62.8 डिग्री सेल्सियस। और इस पर अगर टाइम की बात करें तो हमें क्या बोला गया है, लॉन्ग टाइम, है ना, लंबे समय के लिए। लंबा समय कितना होगा, 30 मिनट, है ना। ये मिनट भी ध्यान में रखें आप थोड़ा। जो लो टेम्परेचर है कितना, 62.8 डिग्री सेल्सियस। जबकि जो अपना अगर टाइम की हम बात करें तो हमने नाम से ही पता है कि लॉन्ग टाइम, है ना, लंबे टाइम के लिए, यानी 30 मिनट के लिए। दूसरा होता है इसमें, जो दूसरा है अपना हाई टेम्परेचर, है ना, हाई टेम्परेचर वाला होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, HTST लिखा हुआ मिले, या फिर हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी अधिक तापमान और समय कम, है ना। तापमान हो जाएगा इसमें अधिक
और समय हो जाएगा कम। तो तापमान उससे अधिक, जो लो टेम्परेचर था उससे अधिक कितना है तापमान, 72 डिग्री सेल्सियस। कितना है 72 डिग्री। ये टेम्परेचर आप ध्यान में रखें ना, पूछते हैं 72 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन इसने हमें बोला है कितना, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। तो शॉर्ट में सेकंडों में होता है टाइम, कितना है 15 सेकंड। इसमें सिर्फ 15 सेकंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पे उसको उबाला जाता है। उसके बाद हम बात करें, ये हो गया हमारा क्या है, पास्चुराइजेशन। दोनों विधियाँ इसमें है। टेम्परेचर आप ध्यान में रखें कितने मिनट, और जो टेम्परेचर है वो 62.8। उसके बाद इसका टेम्परेचर भी आप ध्यान में रखें, जो हाई टेम्परेचर है वो कितना है 72 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है, ये दोनों टेम्परेचर तो याद करने ही है, लेकिन पास्चुराइजेशन है उसमें 100 डिग्री से नीचे होता है ना, ये हमेशा ध्यान रखें कि 100 डिग्री से नीचे होता है। उसके बाद अलग अलग डिवीज़न अपन ने पढ़ लिए हैं। जो हाई है उसमें 72 डिग्री सेल्सियस है और कितने 15 सेकंड के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं निर्जमीकरण, जिसको क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई मीन्स 100 डिग्री से भी अधिक टेम्परेचर पे, कितना 100 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है ना। नॉर्मल टेम्परेचर इसका मानना है इसका 115 तक होता है, बाकी अगर मोटा मोटा हम याद रखें तो 100 डिग्री से अधिक टेम्परेचर पे ना। अब क्या होता है इसमें, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अगर अधिक पे हम इसको करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हानिकारक जीवाणु प्लस जो लाभदायक जीवाणु, लाभदायक कैसे, जैसे हमारे दूध से दही बनाने वाले जीवाणु है ना, जो लैक्टोबैसिलस और ये होते हैं, तो ये बैक्टीरिया भी है इसमें ख़त्म हो जाते हैं। अब ख़त्म हो जाते हैं तो ये बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे तो उस दूध का हम दही भी नहीं बना सकते हैं ना। जो हानिकारक के साथ साथ लाभदायक भी इसमें ख़त्म हो जाते हैं। इस विधि में हानिकारक तो होते ही होते हैं ख़त्म, उसके साथ लाभदायक भी ख़त्म हो जाते हैं। तो जैसे दूध वगैरह है तो उससे अगर दही बनाना हो तो हम स्टरलाइज किए हुए दूध का दही नहीं बना सकते हैं। टेम्परेचर इसका देखें आप, लगभग होता है इसका कितना 115 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। कितनी देर तक, 115 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। टेम्परेचर आप ध्यान में रखें दोनों का, पास्चुराइजेशन और स्टरलाइजेशन दोनों में अलग अलग टेम्परेचर है, दोनों का याद रखें। जो स्टरलाइजेशन है उसका लगभग 115 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। उसके बाद हमने जैसे बात की, क्या होता है, दूध से दही नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि आप सब जानते हैं बैक्टीरिया ज़रूरी होते हैं, लैक्टोबैसिलस वगैरह जो बैक्टीरिया होंगे तभी दही बनेगा, और जब इसमें लाभदायक बैक्टीरिया ही खत्म हो गए तो दही नहीं बन पाएगा, है ना। उसके बाद हम बात करें दूध का अवशीतन। अवशीतन मतलब सीलिंग या फ्रीजिंग, जो अपन ठंडा करके दूध को है ना, ठंडा करके जो दूध को रखा जाता है, जैसे लगभग 10-12 घंटे तक नॉर्मली घरों में भी हम रखते हैं ना। घरों में भी अगर जो कच्चा दूध है उसको फ्रीज में रख दिया जाता है तो वो क्या होता है, खराब नहीं होता है। मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनकी जो वो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है ना, वो ठंडा होने से ग्रोथ रुक जाती है। तो यही होता है, क्या होता है, चिलिंग, दूध का अवशीतन, जिसको हम बोलते हैं दूध का अवशीतन या चिलिंग ऑफ मिल्क। इसमें आप टेम्परेचर थोड़ा ध्यान में रखें, 4 डिग्री सेल्सियस पर कितने टाइम तक रख सकते हैं, 10-12 है ना, 10-12 घंटे तक रखा जाता है। इस विधि में दूध को 4 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 12 घंटे के लिए संग्रहित किया जा सकता है। 10 से 12 घंटे, ये टाइम भी थोड़ा ध्यान में रख ले, लगभग इतना ही कर पाते हैं आप सबको, ये जनरल नॉलेज है ना, ये पता है आप सबको। 4 डिग्री पे 10 से 12 घंटे तक रख सकते हैं, जिससे वही अपने जीवाणु की वृद्धि रुक जाएगी ना, नष्ट तो नहीं होते, इसमें वृद्धि रुक जाती है। उसके बाद हम देखते हैं दूध का समांगीकरण यानी होमोजिनाइजेशन। दूध का होमोजिनाइजेशन यानी कि दूध में जो वसा होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार से कर देना है ताकि जो है वो वसा सारे दूध में एक तरीके से ना पूरे दूध में उपस्थित हो। जैसे वसा आपको पता है अलग से जैसे निलंबन के मतलब उसके ऊपर गोलिकाओं के रूप में निकल जाती है, तो इस प्रकार से ना हो इसके लिए क्या क्रिया की जाती है, दूध का समांगीकरण। दूध को एक रूपता से करने के लिए जिसमें उसमें वसा है वो सारी एक रूप से उपस्थित हो, है ना, पूरे दूध में वसा एक रूप से उपस्थित हो। इस विधि में दूध में उपस्थित वसा गोलिकाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिससे वसा दूध में समान रूप से वितरित हो जाती है ना। दूध में जो वसा है उसको समान रूप से वितरित करने के लिए क्या किया जाता है, दूध का समांगीकरण
किया जाता है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, होमोजिनाइजेशन। क्या बोलते हैं, होमोजिनाइजेशन, दूध का होमोजिनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करें दूध दोहने की विधियां, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है आपके। दूध दोहने की विधियां कौन कौन सी है? तो दूध आप सब जानते हैं क्या, एक तो मशीन द्वारा भी निकालते हैं और एक जो है हाथों द्वारा दूध निकालते हैं ना। नॉर्मली जो है छोटे लेवल पे हाथों द्वारा ही दूध निकाला जाता है, लेकिन बड़े बड़े व्यावसायिक उस तौर पे मशीनों को काम में लिया जाता है, या फिर जिन पशुओं का दूध अधिक निकल रहा है ना, अधिक निकलता है, बहुत ज़्यादा दूध अगर पशुओं का निकल रहा है तो उनके लिए भी मशीनें यूज़ की जाती है। लेकिन नॉर्मली जो है हैंड यानी हाथों से, अपने हस्त दोहन होता है, हाथों से दोहन किया जाता है, यही पॉपुलर है गाँव में अपने, है ना। इसमें हम अगर बात करें, पहली विधि है चुटकी विधि। चुटकी विधि या स्ट्रिपिंग विधि, इसमें क्या होता है, चुटकी से, यानी कि जो अपना अंगूठा होता है वो और अंगुली दोनों के बीच में थन को रख के दबाया जाता है ना। चुटकी विधि को स्ट्रिपिंग विधि भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, आपको ये नाम भी मिल सकता है, स्ट्रिपिंग, है ना, स्ट्रिपिंग भी लिखा हुआ मिल जाए। इसका दूसरा नाम ध्यान में रखना है आपको, है ना, ज़्यादातर वो दूसरा नाम ही दिया जाता है। जो स्ट्रिपिंग, आपको चुटकी विधि ना देके स्ट्रिपिंग देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ना, इसलिए इसको याद रखना है आपको कि स्ट्रिपिंग किसको बोलते हैं, चुटकी विधि को ही स्ट्रिपिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अंगूठे और अंगुली के बीच में थन को रख के और दबाया जाता है। इस विधि में दुग्ध दोहन में अंगूठे व उसके पास वाली अंगुली को थन पकड़कर दबाया जाता है, मतलब जैसे आप देख सकते हैं ना डायग्राम में, इस प्रकार से दूध निकाला जाता है। इसका दूसरा नाम आप जरूर याद रखें ना, स्ट्रिपिंग। क्या बोलते हैं, स्ट्रिपिंग। यह विधि क्या है, छोटे थन वालों। इस स्ट्रिपिंग क्या होती है, जनरली जो पशु के अगर थन छोटे होते हैं तो उनके फुल हैंड से या इस प्रकार से दूध नहीं निकाला जा सकता है ना, तो नकलिंग वगैरह विधियां हैं उनसे भी नहीं निकलता है। तो जो छोटे थन होते हैं उनके लिए अगर आपसे पूछा जाए कि छोटे थन वाले पशुओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है, इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, स्ट्रिपिंग। क्या है, स्ट्रिपिंग। जैसे भेड़, ऊंट, गाय वगैरह में भी आपने देखा होगा, कहीं के मतलब थन लंबे होते हैं और कहीं के छोटे होते हैं, वो डिपेंड करता है नस्लों के ऊपर। तो छोटे अगर थन है तो उसका स्ट्रिपिंग विधि से दूध निकाला जाता है। उसके बाद हम बात करें पूर्ण हस्त दोहन। पूर्ण हस्त दोहन ये सबसे अच्छी विधि है ना, जनरली लोग इसका यूज़ कम करते हैं, लेकिन पूर्ण हस्त दोहन विधि है वो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। इसमें पशु को कष्ट भी नहीं होता है और उसमें उसको जो नेचुरल की है ना, स्वाभाविक अनुभूति होती है और पशु दूध भी पूरा निकलवाता है। जो हम फुल हैंड विधि है, इस प्रकार से पूरे हाथ से दूध निकाला जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये आपको पूछा जाता है कि दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो ये कौन सी है, पूर्ण हस्त दोहन, जिसको हम फिस्टिंग भी बोलते हैं। ये तो आपको पता चल जाएगा, फुल हैंड मेथड, पूर्ण हस्त दोहन, लेकिन इसका और टर्म क्या है, फिस्टिंग, यही दिया जाता है एग्जाम में। ये टर्म ज़्यादातर एग्जाम में यही टर्म दी जाती है, क्या दिया जाता है, फिस्टिंग दे दिया जाता है। तो फिस्टिंग से, फिस्टिंग और फुल हैंड, है ना, अगर आप इस तरीके से याद रखें, फुल हैंड, पूर्ण हस्त दोहन याद ना रखें, ऐसे इंग्लिश में फुल हैंड याद रखें, फुल हैंड फिस्टिंग, है ना, दोनों सेम सेम है ना, फुल हैंड फिस्टिंग, तो ये याद रह जाएगा आपको। फिस्टिंग है किसको बोला जाता है, फुल हैंड को ही फिस्टिंग बोला जाता है। ये विधि कौन सी है, सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। इस विधि में क्या, थन मुट्ठी के बीच में रखकर, मतलब पूरे हाथ से दूध निकाला जाता है। इसमें ना पूरे हाथ के बीच में थन को रख के दूध निकाला जाता है, और ये है क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया का अनुभव होता है पशु को, है ना। इस प्रकार से स्वाभाविक प्रक्रिया का अनुभव होने के कारण पशु दूध भी पूरा देता है ना, दूध पूरा देता है इस विधि। उसके बाद हम बात करते हैं अंगूठा विधि या नकलिंग विधि। ये है ना, ये जो विधि है अंगूठा विधि या इसको नकलिंग बोलते हैं ना, के लिखा हुआ है, आप ये साइलेंट रहता है, नकलिंग विधि होती है ये। जो अंगूठा विधि है उसको क्या बोला जाता है, नकलिंग विधि बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, नकलिंग। और ये क्या होता है कि ये थोड़ी कष्टदायी विधि है, इसमें पशु को दर्द होता है, और जो लंबे टाइम तक अगर इसी विधि से दूध निकाला जाए तो पशु के थन में गांठें पड़ने की भी संभावना रहती है, इसलिए, और पशु को दर्द होता है, कष्टदायक है, तो पशु दूध भी पूरा नहीं देता। इस विधि से दूध निकालने से पशु, जबकि जो फुल हैंड से हम निकालते हैं, फुल हैंड से पशु पूरा दूध देता है, उसको कोई तकलीफ भी नहीं होती है, लेकिन ये विधि थोड़ी दोष है इसमें। अंगूठा विधि है उसमें पशु को कष्ट होता है और जो है उसके थन में गांठें पड़ने की संभावना
रहती है। इस प्रकार से ये जैसे आप देख पा रहे हैं अंगूठे को दबाकर, है ना, अंगूठे को दबाकर और अंगूठे से थन को दबाया जाता है। अंगूठे को इस प्रकार से मोड़ लेते हैं फिर थन दबाते हैं, उससे पशु को दर्द भी होता है और उसके गांठ पड़ने की संभावना भी बनती है। पशु को थन में गांठें पड़ने की संभावना, जैसे हमने बात की, इस विधि से पशु के थन में गांठें पड़ने की संभावना रहती है। उसके बाद हम बात करें अगर अधिक कष्ट, है ना, अधिक कष्ट होने के कारण पशु दूध पूरा नहीं देता। इस विधि में क्या होता है, अधिक कष्ट होता है और पशु पूरा दूध नहीं देता है। उसके बाद हम बात करते हैं मशीनों द्वारा। मशीनों द्वारा जनरली क्या होता है, बड़े लेवल पे, है ना, छोटे लेवल पे तो मशीनें लाते नहीं है, लेकिन व्यावसायिक तौर पे जैसे बड़े बड़े डेयरी फार्म है वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है ना हाथों से दूध निकालना। इतने गाय भैंस होते हैं और इतना दूध निकाला जाता है, बहुत अधिक मात्रा में दूध निकाला जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, मशीनों का यूज़ किया जाता है ना, बड़े लेवल पे मशीनों का यूज़ किया जाता है। मशीनों में आसानी से यूज़ हो सकता है, इसमें थोड़ा टेक्निकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए निकालने वाले को। और बाकी क्या होता है, इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर टाइम पे अगर बंद नहीं किया गया तो क्या होगा, टाइम पे बंद नहीं करते हैं तो ब्लड निकलने लग जाता है ना। जो पशु है उसका टाइम से इसको बंद करना होता है मशीन में, बाकी कोई दोषपूर्ण इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसको टाइम से अगर बंद नहीं करोगे तो पशु के खून निकलने लगता है, इसलिए इसको टाइम पे बंद करना चाहिए। मशीनों के द्वारा, मशीनों का प्रयोग हमने जैसे कहाँ करते हैं, बड़े बड़े डेयरी फार्मों पे नॉर्मली मिलती है ना मशीनें। उसके बाद हम बात करें मशीनों द्वारा अधिक दूध, है ना, बहुत ज़्यादा दूध निकलता है, हाथों से निकालना अगर पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए क्या मशीनों का यूज़ करते हैं लोग, है ना। उसके बाद ये इसकी अगर तकनीक की बात करें ना, मशीन किस तकनीक पे, यह आपसे पूछा जा सकता है कि मशीन है वो किस तकनीक पे कार्य करती है। तो जो दूध निकालने वाली मशीन है वो वैक्यूम तकनीक, कौन सी तकनीक है उसकी, वैक्यूम तकनीक, वैक्यूम तकनीक के ऊपर ये काम करती है मशीन। मशीनों द्वारा स्वच्छ दूध उत्पादन होता है ना, स्वच्छ तो होता ही है, उसमें कोई गंदगी वगैरह नहीं मिलती है, मशीनों से दूध निकालते हैं तो स्वच्छ दूध उत्पादन होता है। लेकिन इसका बस एक ही है कि आपको इसको टाइम पे बंद करना चाहिए, टाइम पे बंद नहीं किया तो क्या होगा, पशु के थन से खून निकलता है ना। इस प्रकार से इसको ध्यान रखा जाता है और मशीनों को टाइम से बंद किया जाता है। ओके, थैंक यू, ये कंप्लीट हो चुका है आपका टॉपिक आज। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।